तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5। और उसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 5.1 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्नावली 4 तक हमने सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए। आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया हुआ है भाई कि आपको कंप्लीट मैथ हमें कराना है, तो आप भी थोड़ा सा अपनी रुचि दिखाएं और सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, सबका नोट्स बनाएं और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारी चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन की, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है समांतर श्रेणीज। तो समांतर श्रेणीज क्या होती है वो समझना है। जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9, है ना, 12, 15, सही है ना। तो इसमें ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अब हमने देख इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे मैं अगर 6 में से 3 को घटाऊं तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, और फिर 9 में से 6 को घटाऊं तो फिर 3 मिलेगा। या फिर इसका उल्टा मैं ऐसे समझ लूं कि इसमें 3 जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या ही है, फिर 3 जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या ही है, फिर 3 जोड़ने पर, यानी सभी में ऐसा ही हुआ है ना, सभी में ऐसा ही हुआ है। 3-3 जोड़ने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, और इसको हम बोलते हैं, जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर अगर हर जगह बराबर है तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन के उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से, यानी कई सारी स्थिति होंगी जिसमें से पहली स्थिति है में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एपी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो उसको एपी लिख सकते हैं। और क्यों है, तो इसमें बताना है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो कितना है, 15 है। ठीक है, यानी अगर आप सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाते हो, आप 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो ये पहला किलोमीटर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये 5वां किलोमीटर। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, ऐसा दिया हुआ है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितने रुपए है, 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाने के लिए अब एक्स्ट्रा किराया कितना लगेगा आपका, वो लगने वाला है 8 रुपए एक्स्ट्रा। तो यानी अगर मैं 1 किलोमीटर तक जाऊं तो इसका तो 15 रुपए ही है, लेकिन जब मैं आगे 2 किलोमीटर तक अगर जाना है तो इसमें प्लस 8 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर के लिए प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सब में प्लस 8 होना है, तो ये एपी तो जरूर होगी, लेकिन इसको हमें करके समझाना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, करके समझना है। तो चलो इसको देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल, जब हम करेंगे इसको, जब हम इसको हल करने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम माना, नहीं माना कहाँ है, ये तो दिया हुआ है ना, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, 15। तो यहां लिख सकते हैं हम सेकंड किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 + 8। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं 23 सेकंड किलोमीटर का। और थर्ड किलोमीटर जाने के लिए, है ना, सेकंड का, और फिर थर्ड किलोमीटर जाने के लिए किराया कितना होगा भाई, ये जो 23 आया, इस 23 में ही प्लस 8 कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद फोर्थ किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 31 में प्लस 8 करेंगे तो 39 आ जाएगा। अगर आगे भी इसी तरीके से आपको जारी रखना है तो आप आगे भी लिख सकते हैं। फिर 5th किलोमीटर का किराया कितना होगा, वो फिर 8 जुड़ेगा। तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से समझ आ जाएगी ये बात। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एपी देख लेते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और समझना है, अगर मैं इसको एपी में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, यानी एपी मैं कैसे लिखूंगा इसे, मैं 15, 23, 31 और 39 ये लिख लिया। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि ये एपी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है सर्वांतर। देखो सर्वांतर का मतलब डी,
इसको क्या बोलते हैं, डी, यानी डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो सब इनका अंतर निकालना है। तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, अच्छा ये पद होता है हमारा A1, इसे मानते हैं A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। अगर ये भी आगे भी मैं 5 किलोमीटर लेता तो A5 हो जाता, ठीक है। तो जो सर्वांतर निकलता है वो कैसे निकलता है, वो जैसे मुझे 23 लेना है तो 23 में से इससे पहले वाले को, यानी A2 में से अगर मैं A1 को घटा दूं, अगर मैं A2 में से A1 को घटा दूं, A2 में से A1 को घटा दूं तो मुझे यहाँ से अंतर मिल जाएगा। या फिर इसको अंतर को निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, अगर मैं A3 में से A2 को घटा दूं तब भी अंतर वही आ जाएगा। अगर ये AP है तो अंतर हर बार सेम आएगा, ठीक है। तो A3 में से 2 को घटा दो तब भी वही आएगा, A4 में से A3 को घटा दो तब भी वही आएगा। यानी अगर मैं इसको आगे लिखूं A4 में से A3 घटा दूं तब भी वही आएगा। तो मैं निकाल के देखता हूं, A2 कितना है भाई 23, 23 में से अगर मैं 15 लेस करता हूं तो कितना आएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद A3 कितना है 31, और उसमें से मैं अगर A2 यानी 23 को घटाता हूं तब भी कितना आएगा 8। फिर A4 कितना है 39, और उसमें से मैं अगर A3 यानी 31 को घटाता हूं तो भी कितना आएगा 8, तो जो कि 1 के बराबर है ना। तो हम यहां कह सकते हैं चूंकि सर्वांतर बराबर है, यानी सब में 8-8 ही प्लस हुआ है, इसलिए यह AP है या समांतर श्रेणी है, इसलिए यह AP है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया, और अब इसका हम सेकंड देखते हैं और फिर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम मानते हैं, हमें पता है प्रत्येक मीटर, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है, ये दिया हुआ है। प्रथम जो मीटर खुदाई की लागत है वो 150 रुपये है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसने बोलना है कि प्रथम की 150 है, फिर उसके बाद क्या होगा, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत इतनी है, तो खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम इतना है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपये लगेगी। तो दूसरी यानी सेकंड मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी, 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो 150 प्लस 50 यानी कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। सेम इसी तरीके से थर्ड की कितनी हो जाएगी, थर्ड मीटर की खुदाई की लागत हो जाएगी 200 प्लस 50 यानी कितनी 250, और फोर्थ किलोमीटर की है ना, फोर्थ की कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की खुदाई करने पर 250 प्लस 50 यानी कितनी 300, ठीक है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमें बताना है कि AP है या नहीं है। चलो देखते हैं। तो जब मैं इसको AP लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A1, A2, A3 और A4 कितना आया है, A1 कितना है 150 है ना, ये कितना है 200, और ये कितना है 250, और ये भाई 300, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं सर्वांतर यानी D1 बराबर कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। तो A2 200 है, उसमें से 150 घटा दिया तो कितना आया 50, सही है। फिर D2 बराबर कितना आएगा, A3 में से, इसमें से इसको घटा दो A2 को, ये कितना है 250, 250 में से गया 200 तो कितना आएगा 50, यहाँ भी कितना आएगा 50, ठीक है। फिर आता है D3 कैसे निकलेगा, A4 में से A3 को घटाना पड़ेगा। तो A4 कितना है भाई 300, और 300 में से घटा दो आप 250 को तो कितना बचेगा 50। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी ये जो है या ऐसे लिख सकते हैं सर्वांतर बराबर है, अतः यह AP है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड की। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है देखते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है, जबकि
10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, यानी अगर मैं CI निकालने का फॉर्मूला निकाल लूँ तो क्या निकलेगा आपका, वो निकलेगा P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, इस तरीके से निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, वैसे तो उसने दिया भाई कि मूलधन कितना है, तो हमें पता है मूलधन, हल करना शुरू कर दिया मैंने। मूलधन का मतलब होता है जो पैसा उधार दिया गया है। मूलधन कितना है भाई, 10,000 रुपये। तो मूलधन अगर 10,000 रुपये है और दर कितनी दे रखी है इसने, दर दी हुई है इसने 8%। ठीक है, और समय का तो चलो समय तो हम देखेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वही पूछा है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन पूछा उसने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। हमें फॉर्मूला लगाना है, ये P है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, यहाँ इसका P का मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन कितना है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R कितनी है 8% बटे 100, और पहले साल के नहीं निकाल रहे तो T का मान कितना होगा 1। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो देखो, जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 की गुणा 1 में होगी, 100 ही कम 100 और एक 8 जुड़ जाएगा तो 800, यानी इसे लिखेंगे 10,000 गुणा 108 बटे 100। ठीक है, इसकी पावर 1 है तो इसे एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस कैसे लिखा गया है, 100 की गुणा 1 में करी, 100 ही कम 100 और 8 108, तो 108 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये 2 जीरो इसमें लग जाएगी, यानी यहाँ से जो निकलेगा पहले साल का 102800 ये निकलेगा। ठीक है, 10,800 हो जाएगा ये मिश्र धन। ठीक है, ब्याज सहित हमने बता दिया। अब दूसरे साल के लिए बात करते हैं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसे ही निकलेगा। क्या करोगे आप, प्रिंसिपल यानी मूलधन लिख लेंगे और 1 प्लस R कितना है 8% बटे 100, और इस बार पावर करेंगे 2, क्योंकि दूसरे साल के नहीं निकालना है। तीसरे साल के नहीं निकाल लोगे तो पावर करेंगे 3। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये वही आएगा 100 ही कम 100 और 1 8, 108 बटे 100, यानी ये लिख लेंगे हम 10,000 गुणा 108 बटे 100, ये आ गया। जब इसकी पावर करोगे तो पावर का मतलब है इसे 2 बार गुणा में लिखना है, तो मैं एक साथ यहाँ से लिख लेता हूँ गुणा में इसको, है ना, 108 बटे 100, यानी जब इसकी पावर 1 थी तो इसको एक बार ही लिखा गया था 108 बटे 100, जब पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखा गया। अगर आप तीसरे साल के लिए निकालते हो तो पावर 3 हो जाएगी, तो इसे 3 बार लिखा जाएगा, यानी एक बार और 108 बटे 100 लिख दिया जाएगा। तो अब इसको हमें यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये गई, तो सारी जीरो कट गई। अब मेरे पास जो बचा वो बचा 108 गुणा 108। अब जिन बच्चों को, जो बच्चे लगातार मेरी शॉर्ट वीडियोस के देखते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 108 और 108 की गुणा करते हैं तो कैसे आएगा, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि 108 का अगर वर्ग करें तो क्या होगा। तो वर्ग का मतलब यही तो है भाई, गुणा करनी है। तो मैंने कैसे सिखाया था, तो आपको क्या करना है, 8 का वर्ग कर देना 64 और फिर 8 वापिस इसमें जोड़ देना है 116, यानी ये आ जाएगा 11,664। कैसे, आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी शॉर्ट, वहां से पता चलेगा। तो मुझे सेकंड ईयर का भी पता चल गया, तो मैं अब AP में लिख सकता हूं इसको इस तरीके से। अगर मैं लिखना चाहूं तो AP बराबर यानी A1 A2 और A3। A1 तो हमारा यही रहेगा 10,000 ही, ठीक है, जहां से शुरू किया था, और अगले साल जो ये बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया अगले साल बढ़ के कितना हो गया 10800, और उसके बाद ये बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया आपका 11,664। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं D1 निकाल लूं तो D1 कैसे निकलेगा, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1। A2 कितना है 10,800 में से करना पड़ेगा 10,000, तो यहाँ मिलेगा हमें 800। सही है, इसके बाद A2 निकाल लेंगे। A2 कैसे निकलेगा, A3 में से इसमें से माइनस करना पड़ेगा पहले वाले को, A2 को, जो कि क्या है 11,664, और इसके बाद आएगा हमारा
ये है 108000, ठीक है, इसको कर लिया। तो इसको जब आप यहाँ से लेस करोगे कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है 864, ठीक है, कितना मिलेगा 864। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, क्योंकि D1 कितना निकला है 800 और D2 कितना आया है 864, तो ये बराबर नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अतः यह है AP नहीं है, ठीक है भाई, अतः यह है AP नहीं है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहां दिया हुआ है कि दी हुई AP यानी नीचे AP के प्रथम 4 पद जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्न है। यानी इसने पहला पद दे दिया, A दे दिया, क्योंकि A का मतलब होता है पहला पद और D का मतलब क्या होता है सर्वांतर, यानी जो उनका अंतर, यानी जो उनमें जुड़ता हुआ जा रहा है वो। तो AP ज्ञात करनी है, उसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं हमें। तो हम यहाँ बोल देंगे, हम यहाँ बोल देंगे कि यहाँ से हम डायरेक्ट हल करना शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि A1 बराबर कितना है 10 है, जो दिया हुआ है उसे ही A1 मानते हैं, जो दिया हुआ है A उसको ही हम A1 मानते हैं। तो A2 बराबर क्या आएगा, A2 बराबर आएगा A1 में D को जोड़ दो, यानी हर बार आपको इसको D को जोड़ते चलना है, ठीक है, हर बार क्या करना है, इस D को इसमें जोड़ते चलना है। तो पहले A1 में जोड़ देंगे, है ना, जैसे हमारा ये क्वेश्चन कहाँ गया, फिर A2 में देखो, हाँ ठीक है, ये सही था, A 10 और D भी कितना है 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A इसमें क्या करोगे, A2 कैसे निकलेगा, A1 में आप D को जोड़ दोगे, यानी कैसे, A1 कितना था 10 और उसमें D को जोड़ा तो कितना हो गया भाई, वो हो जाएगा आपका 20, सही। अब आप निकाल लोगे A3, तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A2 में D को जोड़ना पड़ेगा, फिर से A2 में किसको जोड़ना पड़ेगा, D को। तो A2 कितना निकला है 20, उसमें प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। फिर उसके बाद निकाल लो A4, क्योंकि हमें 4 तक ही निकालने थे, और A4 के लिए क्या करना पड़ेगा, सही है क्वेश्चन तो, ठीक है। A4 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A3 में प्लस करना पड़ेगा D को, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा 30 प्लस 10 बराबर कितना 40, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये, है ना, अभी इसको पूरा कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि A1 बराबर कितना आया है, A1 आया है 10 और A2 आया है कितना 20 और A3 कितना आया है 30 और A4 आया है 40, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया, और उससे हमें 4 पद ही कहा था, तो इसलिए AP बराबर मैं ये लिख सकता हूं कि AP बराबर कितनी है 10, 20, 30 और 40। कैसा आई है, अभी दूसरे क्वेश्चन देखो, मैंने क्या किया था, सिंपली जो A दिया हुआ था उसको क्या मान लिया, A1 मान लिया। फिर D निकालने के, D दिया हुआ है उसने, है ना, अंतर तो दिया हुआ है ना, तो फिर A2 कैसे निकलेगा, A1 में ये जो A1 है इसी में D को जोड़ दो, तो 10 में 10 जोड़ दिया 20। फिर A3 कैसे निकलेगा, जो D2 हमने निकाला है उसी में D को जोड़ दो तो निकला 30। फिर A4 कैसे निकलेगा, जो D3 आया उसी में D को जोड़ दो, यानी हर बार D को जोड़ते चलना है, ठीक है ना। इसको देखते हैं सेकंड को, देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, मैं मान सकता हूं यहाँ पे कि A1 बराबर कितना है -2, है ना, A1 दिया हुआ है -2। तो A3 कैसे निकले, सॉरी A2 कैसे निकलेगा, A2 आपको पता है कि आपको A1 में प्लस करना पड़ेगा, किसे, आपको A1 में प्लस करना पड़ेगा D को। D यहाँ पे क्या है 0, D, तो -2 में जब आप 0 को ऐड करोगे तो -2 ही आने वाला है, सही है ना। इसके बाद आती है A3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 में, जो A2 मैंने निकाला है इसी A2 में फिर D को जोड़ना पड़ेगा, और A2 भी कितना है -2 है, तो उसमें 0 जोड़ोगे यानी फिर -2 ही आने वाला है। फिर आता है A4, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो A3 हमने निकाला है A3, इसमें फिर D को जोड़ना है, ठीक है। और A3 कितना निकला -2 प्लस 0 करोगे तो फिर -2, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि AP जो बनी हमारी वो क्या बनी, वो बन गई हमारी -2 और -2, ठीक है। A1 भी 2 है, A2 भी 2 है, A3 भी, और ये भी माइनस क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, बहुत आसान है ना। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं और थोड़ा, तो यहाँ हम कह सकते हैं हल जब करेंगे कि A1 बराबर कितना है 4,
अब मुझे A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए मुझे A1 में D को जोड़ना पड़ेगा। A1 में क्या करना पड़ेगा, D को जोड़ना पड़ेगा। तो A1 कितना है 4, और 4 में जब मैं प्लस करता हूं किसे, माइनस के 3 को, देखो प्लस किया जाएगा, माइनस का 3 इसके साथ क्या किया जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें यहाँ प्लस करना होता है, और ये माइनस का है, तो जब प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये बचेगा क्या 1। ठीक है, इसके बाद A3 आता है। A3 के लिए मुझे A2, जो मैंने A2 1 निकाला है, इसमें फिर D को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, D को। तो A2 कितना निकला है 1, और इसके साथ प्लस करना है माइनस का 3, तो फिर यहाँ क्या आएगा, देखो आप ध्यान से समझो, ये फिर माइनस हो जाएगा, तो एक में से जब माइनस का 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। ठीक है, फिर निकालना है A4 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो A3 मैंने निकाला है अभी माइनस का 2, A3 में फिर D को जोड़ना पड़ेगा, तो A3 माइनस का 2 है, और प्लस करना है इसके साथ माइनस का 3। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, प्लस माइनस का 3, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 मिलकर हो जाएगा माइनस के 5। सही है, तो यहाँ से हमने A1 A2 A3 A4 निकाल लिया, तो इसलिए हम AP बोल सकते हैं कि AP जो है वो बनी हमारी क्या, पहले वाला तो 4 ही है, फिर 1 है ये, है ना, फिर माइनस का 2 है, और फिर माइनस का 5 है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस AP को कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन तो सही लिया भाई। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हम कहेंगे A1 बराबर कितना है, माइनस का 1। A1 कितना आया है, माइनस का 1। अब मुझे A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 में D को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, A1 कितना है, -1, और इसके साथ प्लस करना है किसको, 1/2 को, प्लस करना है 1/2 को। तो जब -1 में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, तो आप कुछ समझो, ये 1 है, 1 में से आधा जा रहा है, तो आधा ही तो बचेगा, तो यानी माइनस का 1/2 बचेगा। और नहीं तो फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर आपको थोड़ा समझना है, इस 2 की गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, यानी माइनस का 2 होगा, और प्लस इसके साथ 1 होगा, बटे में 2 है, माइनस के 2 में से जब 1 जाएगा तो बाद में भी माइनस का 1 ही बचना है, और बटे 2, तो नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, माइनस का 1/2। माइनस का इसलिए बच रहा है क्योंकि 1 बड़ी संख्या है और 1/2 छोटी संख्या है, तो माइनस का बचेगा। अब आया A3 के लिए आपको A2 जो निकालना है आपने माइनस वाला, उसके साथ D को फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो D कितना, A2 निकला हमारा माइनस का 1/2, और उसके साथ आपको प्लस करना है किसको, D को, D 1/2 है। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, 0। अब A4 निकाल लेंगे। A4 के लिए आपको A3 जो A0 निकालना है, इसी में वापस क्या जोड़ना पड़ेगा, D, और ये 0 में जब आप D जोड़ोगे यानी वो 1/2 है, तो यह आ जाएगा प्लस का 1/2। तो यानी हमसे यहाँ कह सकते हैं कि AP जो हमारी निकली उसमें A1 तो हमने यही मानना हुआ था, A2 A3 और A4। A1 क्या मानना हुआ था, माइनस का 1 माना हुआ था, नहीं दिया हुआ था। ठीक है, और ये क्या था, माइनस का 1/2, और ये क्या निकला था, 0, और ये निकला था 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन बचता है वो इसका 5th पार्ट बचता है। 5th देखते हैं इसको। तो यहां से हम लिख लेंगे A1 बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस का है भाई, है ना, 1.25, माइनस का 1.25। अब A2 निकालना है मुझे, तो A2 निकालने के लिए A1 में प्लस करना पड़ेगा D को, A1 में प्लस करना पड़ेगा D को, और जो कि A1 क्या है, माइनस का 1.25 है, और D भी जो है वो माइनस में है, और माइनस में कितना है, वो माइनस में कितना है, 0.25। ठीक है, यानी अगर मैं 25 इसको, ये 0.25 है, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़कर माइनस का 1.50 हो जाएगा। ठीक है, ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो देख लेना आप, ये इतना हो जाएगा। अब आएगा A3 के लिए जो हमने निकाला है A2, उसमें फिर जोड़ना पड़ेगा किसको, D को, और वो कितना निकला है, माइनस का 1.50, यानी 1.5 निकला है वो, और फिर इसके साथ जोड़ना है किसको, इसको। तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं क्योंकि जोड़ने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता ना, प्लस, वो प्लस माइनस फिर प्लस हो जाता, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं, तो माइनस का 0.25। ठीक है, तो जब इसको 25 के साथ 2.5 जब 0.5 के साथ जुड़ेगा 50 के, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1.75। ठीक है, 1.75। फिर आता है A4 लास्ट, ये 1.75 है भाई, है ना, तो यहाँ को लिख लो थोड़ा सा इसको, माइनस के 1.75, कभी ना दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ लिख लो। तो A3 में आपको प्लस करना है D, तो माइनस के 1.75 में आपको प्लस करना है किसको,
माइनस का ये, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस का लिख सकता हूँ 0.25, और माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3 और A4, AP निकाल रही है मैं, है ना। A1 कितना है माइनस के 1.25, ये निकला, ये दिया हुआ है, और वो कितना निकालना है हमने माइनस के 1.50, और ये है माइनस के 1.75, और ये है माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी भाई समझ लिया। ठीक है, तो आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, है ना, नहीं तो फिर क्लास हमारी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और इसकी तैयारी आपको करनी है। प्रश्नावली 5 को अच्छे से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।